ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे आपने मुझे बताया है कि MS 003 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए, सो आई हैव बॉट द वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे 6 वीडियोस रह जाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 10, उनके भी वीडियोस आई विल मेक श्योर कि मैं कल तक ला दूँ। उसके बाद वी विल जंप टू MSO 004 बिकॉज ऑफ कोर्स इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में गैप नहीं है, तो मैं विद इन मतलब कि इस वीक में आपको MSO 004 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीक में नहीं बल्कि थर्सडे या फ्राइडे तक। ओके, सो वीकेंड से पहले पहले आपको MSO 001, 3 एंड 4 आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये एक रिलीफ की बात है कि MSO 002 अभी दूर है, तो उसके ऊपर हम आराम आराम से फोकस कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। अभी हमने जो हमें लास्ट क्वेश्चन किया वो एंडोगेमस डेवलपमेंट के ऊपर था, और अब हमें क्रिटिसिज्म बताना है कि ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट थी, उनके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। जब हम बात करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे उसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, न्यूलिबरलिज्म एंड रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 थ्योरीज आती है जो कि एम्फेसाइज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और उनका जो प्राइमरी इंडिकेटर होता है डेवलपमेंट का, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है। मतलब कि जो कम्युनिटी या जो सोसाइटी, जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट, एज पर टू दीज 3 थ्योरीज। अब ये थ्योरीज अज्यूम करते हैं कि जितनी ज़्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा जहाँ पे बस रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज जितनी ज़्यादा अच्छे उनके अंदर रिलेशन है, इंटीग्रेशन है, वो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती हैं और सोसाइटी में एक प्रोग्रेस देखने को मिलती है, मतलब कि वहाँ की सोसाइटी आगे बढ़ती है। हावेवर सोशियोलॉजिस्ट बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने इन सब थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इनका फोकस बहुत ज़्यादा नैरो है। इनका फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है, और वो सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट है उनके बारे में बात नहीं करते हैं। कौन बात नहीं करते? ये ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे, और बाकी जितने भी सारे डायमेंशंस है डेवलपमेंट के, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जिस बेसिस पे क्रिटिसिज्म है, फर्स्ट है निग्लेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अब जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज है वो अज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही एक ऐसा तरीका है जिससे सभी मेंबर सोसाइटी के बेनिफिट करेंगे। लेकिन जो सोशोलॉजिकल क्रिटिक है उसका ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इनइक्वालिटी लेके आता है। उसकी वजह से ना कि सभी लोगों को बेनिफिट होता है सोसाइटी के, बट इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। रैदर देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज जो वेल्थ जनरेट होती है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होती है, और वो कुछ लोग कौन है? एलीट्स हैं, वो प्रोलिटेरिएट है, वो कैपिटलिस्ट है। सिर्फ उनके हाथ में वेल्थ जनरेट हो रही है, मतलब कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। और जितनी भी पावरफुल कॉरपोरेशंस हैं ये सब रूल करती हैं एक तरीके से, और दूसरे हैंड पे जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, चाहे वो वुमेन हो गई, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हो गई, या फिर पुअर पीपल हो गए, चाहे वो अर्बन पुअर हो या रूरल पुअर हो, वो सब पीछे छूट जाते हैं, या फिर उन सब के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी में सेकंड है कि ये जो थ्योरीज हैं ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं। स्ट्रक्चरल कैसी? जो मतलब कि जो रूटेड होती है किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो क्लास बेसिस पे हो, रेस हो, जेंडर हो, या जोग्राफिकली हो, वो इन सब बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ को लिमिट कर देती हैं और ऐसी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो ग्लोबल साउथ ने एक्सपीरियंस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली थी पॉवर्टी रिडक्शन या सोशल वेलफेयर में, वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा देखने को मिले थे। मतलब कि वहाँ के जो वेल्थ थी, जो रिसोर्सेज थे, वो एक
सेट ऑफ कम्युनिटी में या कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिला था, वहीं पे काफ़ी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या लार्ज नंबर और ऑफ पीपल के पास एक्सप्लॉयटेशन हुआ था या उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, जहाँ पे वो अपने बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड क्रिटिक आ जाता है कि जितनी भी ये ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरीज हैं वो फोकस कर रही है जीडीपी पे, जो कि एक नैरो इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। सिर्फ जीडीपी ग्रो होना ही डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है किसी भी कंट्री का। अब ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज क्या करती है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक कंट्री कितना ज़्यादा पैसा बना रही है, राइट, दैट इज जीडीपी, जो कि मेजर कर रहा है टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री, राइट। अब सोशियोलॉजिस्ट ने इस अप्रोच को क्रिटिक किया है, क्रिटिसाइज किया है फॉर डिफरेंट रीजन। अब इसका फर्स्ट है, एक तो जीडीपी सोशल वेलबींग की बात नहीं करता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं करता है। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अक्कर हो रही है, जिसकी मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट उसके साथ में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, सोशल एक्सक्लूजन भी हो रहा है, जो कि जीडीपी काउंट नहीं करता है, जीडीपी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है। सेकंड आ जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जहाँ पे अनपेड डोमेस्टिक वर्क हो रहा है, केयर गिविंग हो रही है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, जो कि क्रिटिकल है सोशल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। लेकिन वो जीडीपी कैलकुलेशन में इनको इग्नोर किया जाता है, किसको? नॉन मार्केट एक्टिविटीज को। अब थर्ड आ जाता है इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। अब ये हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरह नहीं देखा गया है टू जीडीपी, क्योंकि इनके जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन वेलबींग के ऊपर, वो हमेशा इग्नोर किया जाता है, राइट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता रहे बट जीडीपी इंक्रीज होती रहे, तो इस फैक्टर को भी इन्होंने इग्नोर किया है, जो कि अब सोशियोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ये मोर होलिस्टिक मेजर है डेवलपमेंट के, रैदर देन फोकसिंग ऑन जीडीपी। फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि सभी ह्यूमन सोसाइटी के डेवलप कर रहे हैं एंड देयर इज नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के जो दो पैरामीटर्स है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर ये तो पैरामीटर्स अच्छे हैं किसी भी कंट्री के, इसका मतलब कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। उसमें ये सारे इंडिकेटर्स हेल्थ को भी ले आते हैं, एजुकेशन को भी ले आते हैं और सब्जेक्टिव वेलबींग की भी बात करते हैं, राइट। तो ये सोशियोलॉजिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सोसाइटी, ओके। अब थर्ड क्रिटिक है कल्चरल इम्पेरियलिज्म एंड वेस्टर्न सेंट्रिसिज्म। अब ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज क्या है? वो पर्टिकुलरली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जो कि प्रमोट कर रहा है एक वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, राइट। और जो ये थ्योरी है ये ज्यूम कर लेते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो एक तरीके से डेवलप करें, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्टेजेस, मतलब कि कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को मॉडर्न बनाने की बात करती हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज। अब ये डिसमिस कर देते कि जो इंडिजीनियस नॉलेज है, मतलब कि जो पहले की जो नॉलेज है, जो पहले हमारे जितने भी पहले पूर्वज रहे हैं, जो उन्होंने हमें नॉलेज ट्रांसफ़र की है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ, ये जो हमने अभी यहाँ पे बात की हैं, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट जो पाथ है उनको इन्फीरियर और बैकवर्ड बता दिया जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना ये सोशियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, और सोशियोलॉजिस्ट ने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया है ऑफ द डेवलपमेंट थ्योरिस्ट। अब ये जो अप्रोच है जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात करता है या इरोजन की बात करता है, लोकल आइडेंटिटीज़, ट्रेडिशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर भी सोशियोलॉजिस्ट ने बात की है। फॉर एग्जांपल, जब वेस्टर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाई गई थी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पर डिसप्लेसमेंट हो गया था ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से, क्योंकि मोर मॉडर्न मेथड्स आ गए थे फार्मिंग के, जो कि जिसने कि सॉइल इरोजन कर दिया था, मतलब कि जो सॉइल अच्छी थी पहले क्वालिटी, एक तो उसको बुरा कर दिया था, ऊपर से जो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से वो ज़्यादा लॉन्ग किसी भी सॉइल को चलाते थे, राइट। वो मतलब कि इतनी ज़्यादा खराब वन टाइम फार्मिंग नहीं हो रही थी उस सॉइल पे, मल्टीपल ईयर्स ऑफ फार्मिंग हो रही थी, जिसकी वजह से सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात करते थे, और वो फार्मिंग मेथड्स कल्चरली अप्रोप्रिएट भी थे, बिकॉज
कहीं पे वेदर कैसा है, कहीं की सॉइल कैसी है, तो वहाँ पे सेम तरीके के मेथड्स, फार्मिंग मेथड्स नहीं अप्लाई हो सकते हैं। तो वो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स बात करते थे, जिसको कि जब वेस्टर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आई तो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था। नाउ फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अनसस्टेनेबिलिटी। अब जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज है वो क्या बात करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसोर्सेज यूज़ करने हो, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अब जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फ्रीक्वेंटली क्या देखा गया है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है, एनवायरनमेंट खराब हुआ है, जहाँ पे कि पेड़ काटे गए हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हुई है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट पड़ा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई है। अब ये थ्योरीज ने क्या किया कि जो फाइनाइट नेचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था उसके ऊपर फोकस किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन अनचेक्ड ग्रोथ के, वो देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। अब सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको एक शिफ्ट लाना चाहिए और बात करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है, इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, प्लीज़ आप जाके वो देखिए, जो कि बात करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स के बीच में बैलेंस लेके आना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी जैसे कि चाइना और इंडिया में, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन एयर और वाटर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया और पब्लिक हेल्थ और इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला जस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और बाकी सारी चीज़ें ख़राब कर दी, चाहे तो वो वेलबींग हो ऑफ द सिटीजन्स, या फिर वो नेचर के साथ खिलवाड़ हो। अब हमारा फिफ्थ क्रिटिसिज्म आता है ओवर एम्फोसिस ऑन मार्केट मैकेनिज्म। अब जितने भी न्यू लिबरल ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज थे तो उन्होंने प्रमोट किया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, जो कि फ्री मार्केट की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, डीरेगुलराइजेशन हो जाए ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कैसे क्रिटिक किया है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो सोशल और पब्लिक गुड्स को एड्रेस नहीं करता है, चाहे उसमें हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सोशल प्रोटेक्शन हो, इनको इग्नोर कर देता है मार्केट मैकेनिज्म, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाती है पब्लिक सर्विसेज की, जिसकी वजह से एक्सेस नहीं मिलती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो ऑफ कोर्स रेट्स भी बढ़ जाएंगे, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी उतनी ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो एक्सेस एंड इंक्रीज इनइक्वालिटी यहाँ पे देखी गई, पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन मार्जिनलाइज थी, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। नाउ जब हम बात कर रहे हैं फोकस ऑन मार्केट एफिशिएंसी, तो हम इग्नोर कर रहे हैं सोशल एंड एथिकल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो ह्यूमन राइट हो, सोशल जस्टिस हो एंड कम्युनिटी वेलबींग हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, जैसे जब हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सर्विसेज की बात कर रहे हैं इन फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या है, वाटर की इंक्रीज्ड कॉस्ट देखने को मिली है, जहाँ पे पुअर कम्युनिटीज़ को वाटर एक्सेस होना भी बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस देखने को भी मिला था। ना सिक्स हमारा क्रिटिसिज्म आ गया डिपेंडेंसी एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी। अब जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को, क्योंकि उसकी वजह से ग्लोबली मतलब कि इंटरनेशनली इनइक्वालिटीज़ आ रही थी। अब ये जो थ्योरीज थी ये आर्ग्यू कर रही थी कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है या वो इस तरीके से बनाया गया है जहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर उनके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा डेवलप्ड होती जा रही है और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला था। अब जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ताकि वो रिसोर्सेज ले सकें
फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और उनसे लेबर भी ले सके, राइट। जो उनके बेस्ट टैलेंट है और जो उनके बेस्ट रिसोर्सेज है वो तो उनसे ले ले, और अपनी जो डेवलप्ड उनकी ऑलरेडी कंट्रीज है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएं, जिसकी वजह से एक बहुत अनईक्वल एक्सचेंज एंड अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी विद इन द डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ ग्रोथ ओरिएंटेड जितने भी स्ट्रैटेजीज थी वो नियो कॉलोनियल रिलेशनशिप को रीइंफोर्स कर रही थी, जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड मार्केट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल की इन अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई है, लेकिन वहाँ पे ग्लोबल मार्केट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ दीज, राइट। अब ये हमारा सेवेंथ एंड लास्ट क्रिटिक है, वो है इग्नोरिंग ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रही हैं ओवर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग। ये पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब वो क्या है, वो ओवरलुक कर रही है, मतलब कि वो ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और सोशल, मतलब कि सोशली हर कम्युनिटी अच्छे से रहे, जो कि असेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए डेवलपमेंट के, बल्कि वो किसके ऊपर ध्यान दे रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी के ऊपर। और सोशियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक देखने को मिला है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो फोकस होनी चाहिए ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, रादर देन बस इकोनॉमिकली आप फोकस करे जा रहे हो, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लीजिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाई जीडीपी है, चाहे वो यूएस हो, वहाँ पे स्टिल बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं, चाहे वो इनकम इनक्वालिटी के बेसिस पे हो, या रेशल डिस्पैरिटीज़ हो, या फिर इन एडिक्वेट एक्सेस हो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के बेसिस पे, राइट। अब यूएस की तो जीडीपी इतनी हाई है, तो हम ये सोचते हैं वाह, मतलब कि यूएस इज़ लाइक फेरी लैंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और जो पुअर है वो ऐसे हैं जो कि फुटपाथ पे भी सोते हैं, राइट। तो ये चीज़ सोशोलॉजिस्ट ने भी मेंशन की है अपने वर्क में। नाउ टू कंक्लूड, जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज एंड डेवलपमेंट की वो इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में, बट वो सिग्निफिकेंट सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है, बिकॉज उनका फोकस बहुत ज़्यादा नैरो है, सिर्फ एक ही चीज़ पे, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं सोसाइटी के उसको इग्नोर कर देते हैं, चाहे तो वो एनवायरमेंटल डायमेंशंस हो या फिर ग्लोबल इनक्वालिटीज़ वापस लेके आना हो विद इन द सोसाइटी। अब सोशोलॉजिस्ट ने क्या बोला है कि मोर होलिस्टिक और इंक्लूसिव अप्रोचेस लानी चाहिए डेवलपमेंट की, जो कि ह्यूमन वेलबींग, सोशल जस्टिस, कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करे। अब जितने भी हमने क्रिटिक्स के बारे में बात की है, जितने भी सोशोलॉजिस्ट ने क्रिटिक किया है, तो वहाँ पे हमने ये देखने को मिला है कि जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, सब उस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, और वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होनी चाहिए, और नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स सोसाइटी को ध्यान में रख के सभी के हिसाब से इक्वल, इक्विटेबल एंड जस्टिफाई डेवलपमेंट होनी चाहिए विद इन एनी सोसाइटी, विद इन एनी कंट्री। सो ये था हमारा क्वेश्चन 4, विच वॉज़ वेरी ईजी। बस आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे कि आपको किस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है। सो या, और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, वो आपको अंडरलाइन ज़रूर करने हैं, कंक्लूजन आपको ज़रूर प्रोवाइड करनी है एग्ज़ाम में। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमने क्रिटिसिज्म देखा ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये आंसर पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको और आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए हाउ इज़ इट गोइंग, आपकी अभी तैयारियां कैसी चल रही हैं, व्हाट शुड आई, अगर मैं कोई भी टॉपिक मिस कर रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन मिस कर रही हूँ, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो आए तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखें, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। I will see you in my next video. तब तक study well, study hard, and all the best for your exams.